हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। नेशनल सोलर मिशन की सीरीज़ में ये आज का जो मेरा वीडियो है एर्थ वीडियो है, जो कि 3000 मेगावाट स्टेट स्पेसिफिक बंडलिंग स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी ने लॉन्च किया था, उसके ऊपर है ये। और मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये जो मेरा सीरीज चल रहा है नेशनल सोलर मिशन और सेंट्रल सेक्टर सोलर के फील्ड में जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी ने नेशनल सोलर मिशन को अचीव करने के लिए बहुत सारी जो स्कीम्स लॉन्च की थी, तो ये उसके ऊपर है ये। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैंने कवर किया है, तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो नेशनल सोलर मिशन के ऊपर था, कि उसके बारे में था। और सेकेंड वीडियो जो था नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत जितने सोलर स्कीम्स लॉन्च की गई थी उसका ब्रीफ था। और जो थर्ड वीडियो है फिर वहाँ से स्कीम वाइज वीडियो स्टार्ट हो जाता है, जो कि वीडियो 3 से वीडियो 5 तक सोलर पावर के ऊपर था, सोलर पार्क के ऊपर था, कि सोलर पार्क क्या होता है, सोलर पार्क की स्कीम क्या है, और अभी तक सोलर पार्क्स कितने हैं इंडिया में, उनका क्या स्टेटस है, और सोलर पार्क का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर था। जो मेरा छठा वीडियो था, 6 वीडियो, वो 300 मेगावाट डिफेंस स्कीम, एक स्पेशल स्कीम था, जो कि बहुत पब्लिक को इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट ये स्पेशल स्कीम था डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाया गया था, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो, वीडियो 7 था, वो 100 मेगावाट कैनाल बैंक और कैनाल टॉप स्कीम। ये भी स्पेसिफिक स्कीम था, छोटी कैपेसिटी थी, बट ये भी काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रहा है ये 7 वीडियो अभी तक मैंने इस सीरीज में बनाए। और जो आज का वीडियो है वो स्टेट स्पेसिफिक बंडलिंग स्कीम, इसके ऊपर है ये। गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ 3000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट अंडर फेज 2 बैच 2। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये स्कीम मतलब क्यों लाई गई और क्या रीजन है। तो उसके इस स्कीम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मुझे सोलर मिशन के बारे में भी समझना पड़ेगा, कि नेशनल सोलर मिशन जब लॉन्च किया गया था 2010 में, नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया था। उस समय जो टारगेट था ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स का, जो टारगेट रखा गया था नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत, वो 20,000 मेगावाट का रखा गया था, जो कि 2022 तक अचीव करना था। और इसको 3 फेजेज में डिवाइड किए गए थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जो फेज 1 का पीरियड था 2010 से लेकर के 2013 तक का था। जो फेज 2 का पीरियड था 2013 से लेकर के 2017 तक का था। और जो थर्ड फेज था 2017 से लेकर के 2022 तक का था। जो फेज 1 का जो टारगेट जो था रखा गया था, उसमें 1100 मेगावाट रखा गया था, जिसमें 100 मेगावाट जो एग्जिस्टिंग स्कीम में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो थे, और 1000 मेगावाट नए टेंडर्स के थ्रू अचीव करना था। जो 1000 मेगावाट था उसको भी दो बैचेज में डिवाइड किया गया। फेज 1 को भी दो बैचेज में डिवाइड किया गया, बैच 1 एंड बैच 2। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, बैच 1 और बैच 2 की बात करते हैं, तो बैच 1 में 500 मेगावाट रखा गया था, और बैच 2 में भी 500 मेगावाट का रखा गया था, लेकिन इफेक्टिवली 350 मेगावाट ही उसमें टेंडर किया गया। तो बैच, और इस जब उस समय जो ये जो सोलर टारगेट की जो बात हो रही थी, तो उस समय सोलर थर्मल भी हुआ करता था। सोलर पीवी तो है ही डोमिनेंट, अभी आज के डेट में डोमिनेंट तो है, लेकिन उस समय सोलर थर्मल भी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो दोनों टेक्नोलॉजी को रखा गया। तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए उसमें टेंडर निकाले गए सोलर प्रोजेक्ट्स को कमीशनिंग करने के लिए। तो जो बैच 1 में जो टेंडर निकाले गए थे, तो बैच 1 में दोनों रखा गया था, सोलर पीवी भी रखा गया था और सोलर थर्मल भी रखा गया था। तो जो सोलर पीवी का जो, और उस समय सोलर मिशन में ये फर्स्ट टैरिफ बेस्ड बिडिंग हुआ था इसके लिए। तो जो टैरिफ जो निकल के आया था, जो टैरिफ डिराइव्ड हुआ था बैच 1 में, जो कि 500 मेगावाट का था, जिसमें सोलर पीवी भी था और सोलर थर्मल भी था। तो सोलर पीवी में जो टैरिफ निकल गया था, मिनिमम टैरिफ 10.95 पर यूनिट था, और मैक्सिमम टैरिफ 12.76 पर यूनिट था, जिसका वेटेड एवरेज 12.12 पर यूनिट था। और अगर हम सोलर थर्मल की बात करें, तो सोलर थर्मल में जो टैरिफ निकल के आया, उसमें जो मिनिमम टैरिफ 10.49 पर यूनिट था, और मैक्सिमम टैरिफ 12.24 पर यूनिट, जिसका वेटेड एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 11.48 पर यूनिट था। आप देखिए यहाँ पर सोलर थर्मल का जो टैरिफ है सोलर पीवी से कम है। सोलर पीवी का जो है वेटेड टैरिफ 12.12 था, बट सोलर थर्मल का 11.48 यूनिट था। तो ये बैच 1 था, जो कि 2010-11 में ये टेंडर हुआ था, और उसका ये टैरिफ निकल के आया था। फिर उसके बाद बैच 2 में भी टेंडर किया गया। तो बैच 2 में केवल सोलर पीवी का टैरिफ, सोलर पीवी के लिए टेंडर निकाला गया, जिसमें कि टैरिफ जो था, मिनिमम टैरिफ 7.4149 था, और मैक्सिमम टैरिफ 9.44 पर यूनिट था, जिसका वेटेड एवरेज जो था बैच 2 का 8.77 पर यूनिट था। तो आप देखिए, आप तुरंत एक साल के अंदर ही
सोलर पीबी में टैरिफ जो उस समय वेटेड एवरेज 12.12 था, उससे रिड्यूस होकर के 8.77 पर यूनिट हो गया। तो ये बेसिकली ये सब डिटेल बताने का पर्पज़ ये था मेरा कि जो फेज 1 में जो ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी, बेसिकली ये जो टैरिफ जो सोलर के लिए जो टेंडर निकला था, और ये मैं टैरिफ की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये टैरिफ बेस्ड बिडिंग थी और इसको एक स्पेशल स्कीम नाम दिया गया था जिसको कि बंडलिंग स्कीम नाम बोलते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि जो और इसको जो ये फेज 1 में जो बैच 1 बैच 2 जो इम्प्लीमेंट कर रहा था, एनटीपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है एनवीवीएन, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ये सब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो उस समय जो सोलर, उसमें क्या किया गया कि जो सोलर की जो पावर है उसको जो एनटीपीसी के जो कोल बेस्ड प्लांट थे, और एनटीपीसी के जो कोल बेस्ड प्लांट थे तो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है एनटीपीसी, तो जनरली एक स्टेट या मोर देन वन स्टेट्स को ही सप्लाई जाती है। तो उसमें कुछ जो पावर होता है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पार्ट पर रख लेता है जिसको अनलोकेटेड बोलते हैं। ये फर्दर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो इसको एलोकेट करती है स्टेट्स को। जनरली ये 15% के आसपास होता है। तो मान लीजिए 100 मेगावाट का प्लांट है, अगर थर्मल प्लांट है, कोल बेस्ड 100 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, तो उसका जो 15% अगर हम लोग बात करें तो 15 मेगावाट जो है अनएलोकेटेड है, और 85 मेगावाट जहाँ पर अगर जिसका पीपीए है वो तो है ही, तो 15 मेगावाट को फिर फर्दर एलोकेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसमें ये क्या किया कि सोलर पावर जो था, सोलर पावर को जो अनएलोकेटेड कोटा जो था एनटीपीसी के जो थर्मल पावर प्लांट थे उसको उसके साथ बंडल करके फिर ये पावर बेची गई। चूँकि और इसका रीज़न ये था कि टैरिफ उस समय सोलर पावर का ज़्यादा हुआ करता था। और देखिए इवन अगर हम 2010 की बात करें तो सीईआरसी ने फर्स्ट टाइम निकाला था जेनरिक टैरिफ। उस समय जेनरिक टैरिफ जो निकाला था सीईआरसी ने 17.95 पर यूनिट निकाला था। उसके बाद गुजरात में बिडिंग हुई थी, उसमें बिडिंग्स में 12.5 के आसपास टैरिफ निकल के आया था। फिर फर्दर ये जो एनएसएम में ये बिडिंग हुई, नेशनल सोलर मिशन में, जिसमें एनवीवीए ने बिडिंग किया, इसमें भी टैरिफ आपका वेटेज फर्स्ट बैच में 12.12 था, फिर सेकेंड बैच में आपका घट करके 8.7 आ गया। तो ये टैरिफ स्टिल ज़्यादा था, कोई भी डिस्कॉम को क्यों परचेज करेगा, इतना हाई टैरिफ है। तो उसके लिए सोचा गया कि जो अनअलोकेटेड जो थर्मल का कोटा था, और थर्मल की जो टैरिफ थी कम हुआ करती है, तो उसके साथ बंडल करके इसको बेचा जाए। तो जो बंडल किया गया उसको मेगावाट बेसिस पे बंडल किया गया। तो 1 मेगावाट का सोलर पावर और 1 मेगावाट का थर्मल पावर, इसको बंडल करके फिर फर्दर डिस्कॉम को दिया गया। इसको बंडलिंग बोला गया यहाँ पर, बंडलिंग स्कीम। थोड़ा सा मैं और भी अपडेट कर दूँ यहाँ पर आपको कि जो सोलर पावर की हम लोग बात करते हैं मेगावाट टर्म्स में, तो सोलर पावर में हम जनरली हम बात करते हैं CUF की, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो अगर 1 मेगावाट की जो पावर है तो 1 मेगावाट टोटल 1 मेगावाट जनरेट नहीं होता है, और CUF जो है मान लीजिए 20% है, तो 1 मेगावाट का 1/5 ही एक्चुअल पावर जनरेट होगा। लेकिन अगर हम लोग कोल बेस्ड थर्मल पावर की बात करते हैं तो वहाँ पर PLF की बात होती है, प्लांट लोड फैक्टर की बात होती है। और अगर हम NTPC के प्लांट की बात करें तो NTPC का जो थर्मल पावर प्लांट है जनरली उनके PLF 90% से ज़्यादा ही होते हैं। तो अभी हम उस समय की 2010 की बात करें, आज की डेट में बात नहीं करें, तो 2010 में जो हम जो PLF NTPC के जो थर्मल पावर प्लांट है 90% है, तो उसका जो मैक्सिमम जो पावर है, तो आप सोचिए 1 मेगावाट का अगर हम लोग लेते हैं तो 1 मेगावाट से जो पावर 1/5 ही जनरेट होगी, और थर्मल से अगर लेते हैं तो उसकी 90% पावर जनरेट हो जाएगी। तो इफेक्टिवली जो बंडलिंग अगर हम लोग करेंगे मेगावाट टर्म्स में, तो डोमिनेंट जो थर्मल पावर का जो टैरिफ है वही डोमिनेट करेगा। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा टैरिफ पे जो बंडल करने के बाद है वो कम ही आएगा। और इससे दोनों पर्पज सॉल्व हो रहा था। एक तो ये कि सोलर पावर भी प्रमोट हो रही थी, और इफेक्टिवली जो टैरिफ भी था, टैरिफ पर भी कम इम्पैक्ट आ रहा था, इसलिए इसको बंडलिंग नाम दिया गया। और जो इसमें रेशियो रखा गया 1:1 रेशियो रखा गया मेगावाट टर्म्स में, ना कि यूनिट के टर्म्स में। 1 मेगावाट का सोलर पावर और 1 मेगावाट का थर्मल पावर, इसको 1:1 रेशियो में रखा गया। और अगर हम बात करें सक्सेस की बात करें तो फेज 1 में टोटल जो है 733 मेगावाट लगा, जिसमें 533 मेगावाट सोलर पीबी के प्रोजेक्ट्स लगे और 200 मेगावाट के सोलर थर्मल प्रोजेक्ट्स लगे इस बंडलिंग स्कीम के अंतर्गत, जिसको फेज 1 में लॉन्च किया गया था। तो इसी बंडलिंग स्कीम को फिर फर्दर फेज 2 में भी लॉन्च किया गया। तो ये उसी स्कीम के ऊपर आज का डिस्कशन है, जो आज का वीडियो है उसी स्कीम के ऊपर है ये। तो जो हम अगर हम
इस स्कीम की जो बात करें, स्टेट स्पेसिफिक जो बंडलिंग स्कीम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अगर स्कीम के फीचर्स क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने बेसिकली 3,000 नहीं 15,000 मेगावाट का बंडलिंग स्कीम एक्चुअली अप्रूव किया था नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत। और इस 15,000 मेगावाट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसको ट्रांच नाम दिया गया। तो ट्रांच 1 में 3,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया 2014-15 से लेकर के 2016-17 तक। ट्रांच 2 में 5,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया 2015-16 से लेकर के 2017-18 तक। और ट्रांच 3 में 7,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया 2016 से 17 से लेकर के 2018-19 तक। लेकिन जो ट्रांच 2 और ट्रांच 3 है ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए और केवल ट्रांच 1 ही इम्प्लीमेंट हो पाया। उसका रीज़न ये है कि सोलर की जो टैरिफ था वो काफ़ी हद तक कम आ गया था। आप उसमें देखिए 12 रुपये था, 12 रुपये से 870 के आसपास आ गया। फिर उसके बाद ये 14-15, 15-16 की बात करें तो उस समय टैरिफ जो था 5 रुपया के आसपास भी टैरिफ आ गया था। तो टैरिफ कम आ गया था, तो इसलिए बंडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेन पर्पज़ क्या था कि सोलर का टैरिफ ज़्यादा है, इफ़ेक्टिवली उसका जो भी डिस्कॉम ले रहा है उसको कम करने के लिए चीपर जो थर्मल पावर था उसके साथ बंडल करके दिया जा रहा था। तो वो जो मेन पर्पज़ था वो पर्पज़ तो सोलर का पावर टैरिफ कम आ गया, तो पर्पज़ जो था बंडलिंग का वो कॉन्सेप्ट अब फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ट्रांच 2 और ट्रांच 3 कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर हम ट्रांच 1 की बात करें 3,000 मेगावाट की, जिसको कि इसमें जिस स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट स्पेसिफिक बंडलिंग स्कीम, तो ट्रांच 1 में ये फेज़ 2 आ गया था। फेज 1 में जो हमने मेगावाट टर्म्स में जो बंडलिंग किया था 1:1 रेशियो में किया गया था। इस स्कीम में जो बंडलिंग की गई 2:1 के रेशियो में किया गया। 2 मेगावाट का सोलर पावर और 1 मेगावाट का थर्मल पावर उस रेशियो में किया गया। जो 3,000 मेगावाट का जो सोलर पावर का जो टारगेट रखा गया था उसके लिए 1,500 मेगावाट का अनअलोकेटेड थर्मल पावर चाहिए था, जो कि उसके साथ बंडल किया जा सके। आप समझ गए ना, इस वाले रेशियो में इस स्कीम में 2:1 के रेशियो में बंडल किया गया। 2 मेगावाट का सोलर पावर और 1 मेगावाट का अनअलोकेटेड थर्मल पावर रखा गया 2:1 मेगावाट टर्म्स में। इसमें जो मिनिमम कैपेसिटी रखी गई थी 10 मेगावाट रखी गई थी और बोला कि इसके मल्टीपल्स में होगा। जो भी बिडिंग होगी तो मिनिमम कैपेसिटी जो ईच कैपेसिटी अगर हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए 100 मेगावाट का टेंडर निकलता है तो 100 मेगावाट में जो मिनिमम कैपेसिटी होगी वो 10 मेगावाट होगी। मतलब कोई अगर बिडर अगर कोई पार्टिसिपेट करता है, कोट करता है, तो 10 मेगावाट के मल्टीपल्स में करेगा। मिनिमम कैपेसिटी उसको 10 मेगावाट लेनी पड़ेगी, नहीं तो 20 मेगावाट 30 मेगावाट ऐसे लेना पड़ेगा। मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए बोला गया कि चूँकि स्टेट स्पेसिफिक था, तो अगर स्टेट के पास लैंड अवेलेबिलिटी है उस बेसिस पर मैक्सिमम कैपेसिटी डिसाइड होगी। प्लस अगर सोलर पार्क्स के अंदर आ रहा है तो सोलर पार्क के अंदर जो अगर प्लॉटिंग हो रही है, क्योंकि ये देखिए 2014-15 तो उसमें सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट भी आ गया, तो सोलर पार्क इंप्लीमेंट होने भी शुरू हो गए थे। इसलिए अगर सोलर पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहा है तो सोलर पार्क में जो प्लॉटिंग हो रही है उसके हिसाब से मैक्सिमम कैपेसिटी डिसाइड होगा। बट मिनिमम कैपेसिटी 10 मेगावाट था और उसके मल्टीपल्स में प्रोजेक्ट्स होंगे। अगर हम लोग इसके और फीचर्स की बात करें तो इसमें DCR रखा गया। DCR का मतलब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो 3,000 मेगावाट की कैपेसिटी टोटल रखी गई थी ट्रांच 1 में, तो 3,000 मेगावाट कैपेसिटी में कुछ कैपेसिटी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के लिए रखी गई थी। उसका मतलब ये है कि उसमें सोलर सेल और मॉड्यूल जो लगेंगे उस प्रोजेक्ट्स में वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। और इसका मेन पर्पज़ ये था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा किया जा सके। अब हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ का मतलब ये है कि जो मिनिमम जो इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा, चूँकि ये प्रोजेक्ट्स जो लगने थे डेवलपर मोड में लगना होता है। डेवलपर मोड में मतलब कि जो प्राइवेट डेवलपर बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको कम से कम 1.5 पर मेगावाट उसमें इक्विटी आपको लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। तो इसका मतलब थोड़ा सा ये है कि जैसे मैंने बताया कि डेवलपर मोड में इम्प्लीमेंट हो रहा था, इसमें टैरिफ बेस्ड बिडिंग होगी। जो मिनिमम टैरिफ कोट करेगा प्रोजेक्ट उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाएगा तो वो ओनरशिप जो है जो प्रोजेक्ट लगाएगा उसके पास रहेगी। इसका मतलब ये है कि जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए, अगर कहीं से अगर स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, NOCs लेनी है, क्लियरेंसेस लेने हैं, तो जो भी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो प्रोजेक्ट्स के साथ जो नियरेस्ट सब स्टेशन है उससे कनेक्टिविटी लेनी है, या नियरेस्ट सब स्टेशन तक जो ट्रांसमिशन लाइन लगानी है जिसको डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन मिलती है, वो सब लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोजेक्ट डेवलपर के पास रहेगी। इसको डेवलपर मोड बोलते हैं। तो वही बताया गया ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। अगर सोलर पार्क के में अंदर लग रहा है तो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेरा सोलर पार्क के वीडियो देखेंगे तो उसमें जो कनेक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोलर पावर पार्क डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस एंगल से, चूँकि प्लग एंड प्ले वाला मॉडल, उस एंगल से
सोलर पार्क में अगर प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी। बट अगर सोलर पार्क के बाहर अगर बाहर प्रोजेक्ट लग रहा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी और एक्सेस की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू द ट्रांसमिशन सिस्टम ओन्ड बाय द CTU STU विल लाई विद द प्रोजेक्ट डेवलपर एंड सेल बी एट द कॉस्ट ऑफ SPV। जैसा कि मैंने बताया, PPA और PSA, पावर परचेज एग्रीमेंट और पावर सेल एग्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है बेसिकली NVVN और NTPC लिमिटेड दोनों को रखा गया, लेकिन जो टोटल प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट हुए वो NTPC लिमिटेड के थ्रू हुए। तो NTPC ने सारी बिडिंग की। इसका मतलब ये हुआ कि NTPC ने बिडिंग की, प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया, डेवलपर सेलेक्ट हो गया। डेवलपर जो है NTPC के साथ PPA साइन करेगा, पावर परचेज एग्रीमेंट, और NTPC फर्दर डिस्कॉम के साथ पावर सेल एग्रीमेंट साइन करेगा। और वो पावर सेल जो एग्रीमेंट साइन करेगा वही अनलोकेटेड कोटा ऑफ द थर्मल पावर प्लस ये सोलर पावर जो है उसको बंडल करके फिर फर्दर डिस्कॉम को सेल करेगा। जो PPA के पीरियड है जनरली स्टैंडर्ड टर्म्स होता है, 25 ईयर्स के लिए रखा जाता है। और कमीशनिंग शेड्यूल का मतलब ये है कि अगर PPA साइन हो जाता है प्रोजेक्ट डेवलपर के साथ तो उसको 13 मंथ के अंदर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स को लगाना पड़ेगा, कमीशन करना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म क्या, इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या था, इसको जो है जो 3000 मेगावाट कैपेसिटी की जो हम बात कर रहे हैं इसको फेज 2 बैच 2 नाम दिया गया। और ट्रांच 1, चूँकि ट्रांच 1 का सिग्निफिकेंस इसलिए कि फर्दर इसमें कोई भी ट्रांचेज और नहीं आ पाया, ट्रांच 2 ट्रांच 3 नहीं आ पाया, इसलिए फेज 2 बैच 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो स्कीम का नाम दिया गया 3000 मेगावाट फेज 2 बैच 2। मिनिमम कैपेसिटी इसमें 10 मेगावाट होगा और मैक्सिमम कैपेसिटी जैसा कि मैंने बताया कि डिपेंड्स ऑन द मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, अगर जिस पर्टिकुलर स्टेट्स में आ रहा है तो, या अगर सोलर पार्क में आ रहा है तो सोलर पार्क में जो प्लॉटिंग हो रही है उसके हिसाब से मैक्सिमम कैपेसिटी डिसाइड होगी। जो बिडिंग होगी, बिडिंग स्टेट स्पेसिफिक बिडिंग होगी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे इसमें वो जैसे 3000 मेगावाट जो कैपेसिटी, जो स्कीम की कैपेसिटी 3000 मेगावाट है, तो स्टेट से रिक्वेस्ट आएगी NTPC के साथ या मिनिस्ट्री के पास, जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, कि मुझे इतनी कैपेसिटी लगाना है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने बोला कि 200 मेगावाट मुझे इस स्कीम में प्रोजेक्ट्स लगाने, तो उस 200 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो स्टेट स्पेसिफिक मतलब है कि उत्तर प्रदेश में ही वो प्रोजेक्ट्स लगेंगे और स्टेट उत्तर प्रदेश ही उसको परचेज करेगा पावर को, जिसको स्टेट स्पेसिफिक बोला गया। मतलब बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उस पर्टिकुलर स्टेट्स में, उसके हिसाब से उस स्टेट्स में ही बिडिंग होगी, प्रोजेक्ट्स स्टेट्स में ही लगेंगे। और जो इसमें सिलेक्शन जो रखा गया बिडर्स के लिए, सिलेक्शन टैरिफ का रखा गया। जो भी बिडर्स इसमें कोट करेंगे टैरिफ, अगर टेंडर्स निकलता है, बिडर्स अगर कोट करते हैं टैरिफ, तो टैरिफ जो है लेवलाइज टैरिफ पर होगा। वो टैरिफ थ्रू आउट द 25 ईयर्स वैलिड रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे अगर कोई टैरिफ कोट करता है 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो 5 रुपीज़ पर यूनिट 25 ईयर्स तक वैलिड रहेगा, वो कोई भी इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा। इसको बोलते हैं लेवलाइज टैरिफ। और द डेवलपर्स विल सबमिट बिड्स कोटेड ए फिक्स्ड लेवलाइज टैरिफ फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द 25 ईयर्स। स्टेट स्पेसिफिक टेंडर, जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट से रिक्वेस्ट आएगी, उसी पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए बिडिंग निकाली जाएगी। द सिलेक्शन ऑफ बिड्स विल बी डन बेस्ड ऑन द टैरिफ कोटेड बाय द बिडर्स। जो भी बिडर्स कोट करेगा टैरिफ, उस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। और जो लोवेस्ट कोट करेगा, अगर मान लीजिए टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया मीट कर रहा है और लोवेस्ट टैरिफ है, तो उसका वो विनर हो जाएगा। इसमें एक और बताया गया कि टैरिफ बिड कैन नॉट बी हायर देन द एप्लीकेबल टैरिफ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर और भी अपडेट कर दूँ कि 2015-16 तक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक हर सोलर के लिए, सोलर PV के लिए और सोलर थर्मल के लिए एक जेनरिक टैरिफ निकालता था उस समय। और स्टेट भी जो था, स्टेट के जो कंसर्न जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर है वो भी एक जेनरिक टैरिफ निकालते थे। चूँकि ये 2015-16 के समय का स्कीम है, तो उसमें ये बोला गया कि अगर किसी स्टेट्स के लिए जिस स्टेट्स में बिडिंग हो रही है, तो उसमें उस स्टेट्स में अगर वहाँ के रिस्पेक्टिव रेगुलेटर ने अगर जेनरिक टैरिफ निकाला है, जेनरिक टैरिफ मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6 रुपीज़ पर यूनिट है किसी स्टेट्स के लिए, और वहाँ पर बिडिंग होती है और वहाँ पर टैरिफ 6.5 आ जाता है इस बिडिंग में, तो बोला कि वो टैरिफ जो जेनरिक टैरिफ है जो स्टेट रेगुलेटर ने निकाल रखा है, जो फिक्स कर रखा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि एक सीलिंग हो गया। जो भी स्टेट रेगुलेटर ने या चाहे CERC का जो भी एक टैरिफ है, जेनरिक टैरिफ है किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, तो एक सीलिंग टैरिफ हो गया। जो भी बिडिंग होगी उस सीलिंग टैरिफ से कम ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट ये बोला गया कि जो बिडर जो टैरिफ जो कोट करेगा, जो बिड सबमिट करेगा, तो वो सब सारी चीज़ों को कंसीडर करेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है,
उस चीज़ को कंसीडर करते हुए बिडिंग करेगा। फर्दर बाद में क्लेम नहीं कर सकता है कि इसको हमने इस वाले इंसेंटिव को मैंने कैलकुलेट नहीं किया, नहीं रखा, क्योंकि ये जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फाइनेंशियल इंसेंटिव ये हो या जो भी अदर एडवांटेजेज हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है, किसी इंडिविजुअल डेवलपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो वही इसमें बताया गया, द बिडर विल बी फ्री टू अवेल फिजिकल इंसेंटिव्स लाइक एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन। तो एडी जो बेनिफिट है सबके लिए एप्लीकेबल होगा। कंसेशनल कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी जो आज की डेट में अभी हटा लिया गया है, लेकिन 2021 के में बात करें तो इसको हटा लिया गया, लेकिन उस समय कस्टम ड्यूटी जो तो बाहर से अगर हम लोग पैनल्स लाते थे तो कस्टम पर कंसेशनल था, एक्साइज वेव्ड था। तो ये सब चीज़ें जो थी उसको आप कंसीडर करते हुए, टैक्स हॉलीडेज था, तो इन सब कंसीडर करते हुए चीज़ों को आप बिडिंग करेंगे। और सेम विल नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन कंपेरिजन ऑफ बिड्स फॉर ईच सिलेक्शन। इसके लिए ये जो है इंसेंटिव कंपेरिजन करने के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट एनटीपीसी लिमिटेड एनवीवीएल परचेज ऑफ सोलर पावर। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो बंडिंग स्कीम है 2:1 के रेशियो में बंडल किया जाएगा। 2 मेगावाट जो है थर्मल पावर, 2 मेगावाट सोलर पावर, 1 मेगावाट थर्मल पावर जो अनएलोकेटेड उस बेसिस पर किया जाएगा। तो जो इफेक्टिव जो वेटेज टैरिफ निकल के आएगा वो प्लस 7 पैसा ट्रेडिंग मार्जिन, जो एनटीपीसी जो है बीच में इंटरमीडिएट एजेंसी है वो ट्रेडिंग मार्जिन लेगा 7 पैसा डिस्कॉम से। मान लीजिए अगर टोटल इफेक्टिव टैरिफ 5 रुपये निकल के आ जाता है थर्मल प्लस सोलर का, प्लस एनटीपीसी जो डिस्कॉम को देगा 5 रुपये 7 पैसा पर यूनिट पर देगा। तो नेक्स्ट है द वेटेड एवरेज टैरिफ विल सेपरेटली कैलकुलेटेड फॉर द ईच स्टेट फॉर द सोलर पावर। ये हर स्टेट्स के लिए जो है वेटेड एवरेज डिपेंड अलग अलग निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना के लिए जो निकाला गया वो यूपी के लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं। मैंने बताया ना कि चूंकि ये स्टेट स्पेसिफिक बंडलिंग स्कीम है, उस पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए टेंडर निकलेगा, उस स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स लगेगा, उसमें जो टैरिफ निकल के आएगा वो प्लस अनएलोकेटेड जो कोटा है जो थर्मल का, उसके साथ बंडल करके जो इफेक्टिव टैरिफ होगा वो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए हो जाएगा। तो अगर यूपी के लिए निकाला जाएगा तो यूपी के लिए एप्लीकेबल होगा, वो गुजरात के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें यह भी ऑप्शन रखा गया अगर एक्सेस पावर प्रोजेक्ट से जनरेट होता है तो उस केस में आप एनटीपीसी या एनवीवीएन जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, हालांकि इसमें एनवीवीएन ने इंप्लीमेंट नहीं किया, एनटीपीसी ने इंप्लीमेंट किया, तो वो आप उसको ऑफर कर सकते हैं 3 रुपीज़ पर यूनिट पर अगर एक्सेस पावर है तो। अदरवाइज आप मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। लेकिन जो 2015-16 के अगर उस समय की हम लोग बात करें तो 3 रुपया उस समय काफ़ी कम रखा गया था। आज की डेट में टैरिफ काफ़ी कम है, तो होप कि इस टैरिफ को कोई ना ले। वो आप मार्केट में जो भी अगर डेवलपर है वो जैसा भी चाहे, जिस मोड में चाहे, जिस तरीके से अपना इसको मैनेज कर सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो डेवलपर विल बी फ्री टू सेल पावर टू एनीवन फॉर पीरियड बियॉन्ड 25। ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर 25 ईयर्स के पीपीए पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद जो डेवलपर है एनटीपीसी के थ्रू या अपने ओपन मार्केट के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट्स है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेल कर सकता है। तो होप कि ये आपको ये पूरे स्कीम के बारे में समझ आ गई हो। इस स्कीम में कुछ नहीं है, इस स्कीम में सिंपल यही बोला गया है कि जो सोलर जो पावर है उसको थर्मल पावर के साथ बंडल करके सेल किया जाएगा। जो रेशियो रखा गया है 2:1 मेगावाट टर्म्स में रखा गया है, यूनिट टर्म्स में नहीं रखा गया। इस चीज़ को मैं बार बार समझा रहा हूँ, मेगावाट टर्म्स में रखा गया है। और जो सोलर पावर की हम लोग बात करते हैं, अगर सोलर प्रोजेक्ट लगता है तो जो उसका अगर हम CUF की बात करते हैं तो 20% 21% के आसपास ही होता है। तो जनरली जो प्रोजेक्ट्स लगेगा वो उसकी जो जनरेशन होगी कम होगी। और सोलर थर्मल का जो है उसका अगर PLF लेते हैं तो PLF सोलर थर्मल प्रोजेक्ट्स का, नॉट सोलर थर्मल प्रोजेक्ट्स का, कोल बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट्स का ज़्यादा होता है। तो इफेक्टिवली जो टैरिफ जो डोमिनेट करेगा, टैरिफ डोमिनेट आपका थर्मल प्रोजेक्ट्स ही डोमिनेट करेगा। अब हम फिजिकल अचीवमेंट की बात करते हैं। फिजिकल अचीवमेंट अब देखिए 3000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था, ये 3000 मेगावाट का जो स्कीम थी, ये टोटल प्रोजेक्ट्स लग गए हैं आज की डेट में। और ये स्कीम अभी आज की डेट में वैलिड, मतलब आज की डेट में लाइव नहीं है। 3000 मेगावाट जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, किस स्टेट्स में लगे हैं, कैसे लगे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है टोटल जो 3000 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट हैं टोटल 5 स्टेट्स में लगे। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो टोटल 1250 मेगावाट प्रोजेक्ट लगा, और ये जो टोटल जो कैपेसिटी है सोलर पार्क के अंदर ही लगी है। और इस 1250 मेगावाट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि 1100 मेगावाट ओपन कैटेगरी में आया और 150 मेगावाट DCR कैटेगरी में। मतलब कि जो 150 मेगावाट जो प्रोजेक्ट्स लगा उसमें जो सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स जो हैं वो इंडिया मेड सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स हैं। तो टोटल 1250 मेगावाट, और 1250 मेगावाट भी सोलर पार्क के अंदर ही लगा। तो आप देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इस कैपेसिटी को। एक तो ये है कि ओपन कैटेगरी और DCR कैटेगरी के टर्म्स में डिवाइड किया गया है। दूसरा जो प्रोजेक्ट्स हैं सोलर पार्क में लगा है या आउटसाइड सोलर पार्क्स लगा है। तो आंध्र प्रदेश में
आप देख सकते हैं टोटल जो कैपेसिटी है 1250 मेगावाट जो इस स्कीम में टोटल सोलर पार्क्स के अंदर ही लगे हैं। सेम कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका में 500 मेगावाट आपको ओपन कैटेगरी में लगा और 100 मेगावाट DCR कैटेगरी में लगा। टोटल 600 मेगावाट प्रोजेक्ट्स लगा है इस स्कीम में, और 600 मेगावाट टोटल जो प्रोजेक्ट्स लगा वो सोलर पार्क के अंदर ही लगा है। और ये जो प्रोजेक्ट्स है बेसिकली पावागाडा जो सोलर पार्क है कर्नाटका का 2000 मेगावाट का, उसके अंदर 600 मेगावाट इसी स्कीम के अंतर्गत ही लगा है। अब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 550 मेगावाट ओपन कैटेगरी में लगा और 100 मेगावाट DCR कैटेगरी में लगा। और सोलर तो टोटल 600 मेगावाट हो गया। तो 600 मेगावाट में टोटल 650 मेगावाट हो गया। तो 650 मेगावाट में 420 मेगावाट सोलर पार्क के अंदर लगा और 230 मेगावाट आउटसाइड सोलर पार्क्स लगा। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में कोई भी सोलर पार्क्स नहीं है, तो इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट सोलर पार्क्स में नहीं आया। और अगर हम लोग ओपन और DCR के टर्म्स में बात करें तो 350 मेगावाट ओपन कैटेगरी में लगा और 50 मेगावाट DCR कैटेगरी में लगा। तो टोटल 400 मेगावाट आउटसाइड सोलर पार्क्स तेलंगाना में लगा है। यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 100 मेगावाट ही लगा है और 100 मेगावाट इस आउटसाइड सोलर पार्क्स लगा, कोई भी सोलर पार्क्स में नहीं लगा है। और ये 100 मेगावाट ये टोटल ओपन कैटेगरी में ही लगा है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें 3000 मेगावाट की टोटल, जिसमें 2600 मेगावाट ओपन कैटेगरी में है और 400 मेगावाट DCR कैटेगरी में है। और अगर हम लोग सोलर पार्क आउटसाइड सोलर पार्क की बात करें तो टोटल सोलर पार्क्स में 2270 मेगावाट सोलर पार्क्स के अंदर लगा और 730 मेगावाट आउटसाइड सोलर पार्क्स लगा। तो टोटल ये स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल रही। 3000 मेगावाट की जो स्कीम थी 3000 मेगावाट में टोटल सारा इम्प्लीमेंट हो गया है, लग गया है। और ये स्कीम आज के डेट में लाइव नहीं है, स्कीम क्लोज हो गई है। तो होप दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो था बंडलिंग स्कीम के ऊपर, स्टेट स्पेसिफिक बंडलिंग स्कीम जो 3000 मेगावाट के थी, उसको आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्कीम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।